सुन ध्यान से, ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हम एक क्रोमोसोम्स बना रहे हैं, एक क्रोमोसोम्स यहाँ पे, एक क्रोमोसोम्स यहाँ पे, क्लियर। दूसरा क्रोमोसोम्स मैंने यहाँ पे बनाया, दूसरा क्रोमोसोम्स मैंने यहाँ पे बनाया, क्लियर। ये दोनों क्रोमोसोम्स हम मान सकते हैं, कोई भी यहाँ पे एक कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल बी, इसके सामने भी मैं कैपिटल ए ही लिख रहा हूँ, कैपिटल बी लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल बी लिखा, क्लियर। अगर हम मान चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्लियर। इधर देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, अगर इन दोनों के बीच में हम क्या कराएं, क्रॉसिंग ओवर कराएं, क्या कराएं बताइए, इनके बीच में क्या हो रहा है, अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, आप हमें बताइए ये दोनों आपस में कैसे क्रोमेटिड है, ये दोनों आपस में कैसे क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, बोलिए। ये दोनों आपस में कैसे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये कैसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, क्या ये दोनों कैसे क्रोमोसोम्स है बताइए, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, क्लियर। आप हमें बताइए क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलॉगस या होमोलॉगस, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। यानी इस बात का हमेशा याद रखना है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो टेक्स प्लेस बिटवीन किसके बीच में बताइए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ कैसा क्रोमोसोम्स बताइए, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलॉगस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, क्लियर। आप हमें बताइए जब इसका क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाएगा, अगर इसका क्रॉसिंग ओवर हो गया तो इनके पास क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके का आएंगे, क्या इनके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल है, इनके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल भी आ जाएगा, और यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो होंगे, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे इनके पास क्या आ जाएगा बताइए, स्मॉल है और क्या आ जाएगा, कैपिटल भी। क्या दोनों के दोनों, आप बताइए क्या दोनों के दोनों पेरेंटल है कि नॉन पेरेंटल है, ये इन दोनों को हम मिला करके हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। इनको मैं क्या बोलता हूं, इनको मैं क्या बोलता हूं, रिकॉम्बिनेंट। यानी रिकॉम्बिनेशन से जो भी क्रोमोसोम्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, उसको मैं क्या बोला, उसको मैंने क्या बोला, रिकॉम्बिनेंट बोला, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन के दौरान कुछ एंजाइम्स काम करती हैं, जब क्रॉसिंग ओवर के दौरान कोई ना कोई क्या करता होगा, एंजाइम्स वर्क करता होगा। कौन से एंजाइम्स, किसी को याद आ रही है कि कौन से एंजाइम्स यहाँ पे काम करता है, रिकॉम्बिनेज। क्या याद रखना है, रिकॉम्बिनेशन के दौरान जो भी क्रॉसिंग ओवर हो रही है उसमें एक हमारे पास एंजाइम्स वर्क करता है और उस एंजाइम्स का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज, क्लियर। यहां तक पढ़ाया था, बोलिए जल्दी करिए, फिर से दोबारा लिख लीजिए। चलिए सुनते हैं सब, यहाँ पे देखिए कुछ बातें हम रिमार्क करके लिखेंगे, नोट डाल करके, क्लियर। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, किसकी बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, किसके स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ लिंक्ड जीन की बात करें या लिंकेज की बात करें, क्लियर। स्ट्रेंथ ऑफ जो लिंकेज होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, क्रॉसिंग ओवर के, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्रॉसिंग ओवर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी लिंकेज का, क्लियर। दूसरा पॉइंट ये भी बात याद रखना है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, ठीक है। टू जीन कैसा जीन, लिंक्ड जीन, बोलिए बताइए। तो यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, दो जीन के बीच की डिस्टेंस को क्या करती हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात हमेशा हमें याद रखना है। हम आपको समझा रहे हैं इन पॉइंट को।
हमने ये कहा कि शुरू से बता रहे हैं, हमने ये कहा कि दो क्रोमोसोम्स के बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो वो क्रोमोसोम्स कैसे होने चाहिए, होमोलॉगस होने चाहिए। पहला कंडीशन ये होना चाहिए। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो ऐसे किसके, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में? तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखवाया है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कहाँ पे होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है बट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं, जब किसी भी एक क्रोमोसोम का जो जीन होता है उसकी लोकेशन जो लोकस होती है उसके जस्ट सामने दूसरे वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के पास आती है, उसे हम होमोलॉगस बोलेंगे। ठीक है, यानी एक क्रोमोसोम्स ये है हमारा, दूसरा क्रोमोसोम्स ये है, अगर कोई जीन यहाँ पे ए प्रेजेंट है उसके जस्ट सामने अगर कोई जीन पाई जा रही है तो ये क्या पाई जा रही है, होमोलॉगस बोली जाएगी। क्लियर? बट कभी भी ऐसा नहीं है कि एक क्रोमोसोम्स हमारा इतना बड़ा है और दूसरा क्रोमोसोम्स इतना छोटा है। क्लियर? तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नहीं कहलाएंगे। कैसी क्रोमोसोम्स कहलाएंगे, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। अगर इनके सामने कोई भी एक ए जीन आ गया, इनके सामने कोई जीन आ रहा है क्या, नहीं, तो ये नॉन होमोलॉगस होंगी। समझ रहे मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा ये बात याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर करने के लिए हमें एक एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है और उस एंजाइम्स का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स हेल्प इन क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, या तो फिर कह सकते हैं हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये रिकॉम्बिनेंट बनाने में ये मदद करता है। क्लियर? यानी हमारे पास क्या है कि जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स है वो किसमें मदद कर रहा है बताइए, रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स हेल्प इन किसमें, क्रॉसिंग ओवर में। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं और फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट बनाने के काम आता है। बट हमारा मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है। क्लियर? ये बहुत लाइटली टॉपिक है हमारे लिए, हमें यहाँ पे ये नहीं समझना है। रिकॉम्बिनेशन वगैरह, रिकॉम्बिनेंट वगैरह हम आगे पढ़ाएंगे आपको। क्लियर? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और बायोटिक पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा। हमारा मुद्दा ये है कि हमारे पास लिंकेज में पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं आपको क्या पढ़ा रहा था बताइए, पहले मैंने आपको लिंकेज पढ़ाया, फिर हमने आपको क्या पढ़ाया, लिंक्ड जीन पढ़ाया। लिंक्ड जीन करने के बाद हमने क्या बताया आपको, हमने आपको लिंक्ड जीन पढ़ाया। लिंक्ड जीन के बाद हमने आपको क्या बताया कि जितने भी लिंक्ड कैरेक्टर के सामने बताया। बोलिए बात सही है? ये सारी बातें हो गई थी। लिंकेज थ्योरी भी हमने इसी में बताया था आपको। क्लियर? अब हमें लिंकेज के बारे में समझना है। लिंकेज का है क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज का मतलब क्या है, हमारे और इनके बीच का लिंकेज किस बात पे डिपेंड करता है। क्लियर? किस बात पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस हमारे इनके बीच का क्या है। अगर हमारे इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ही मिनिमम होगा, बहुत ही छोटा होगा डिस्टेंस, तो क्या क्रॉसिंग ओवर हो पाएगी, नहीं होगी। ऐसे जीन को हम टाइटली लिंक्ड जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, टाइटली लिंक्ड जीन बोलते हैं। हम आपको दो एग्जांपल बता रहे हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। ध्यान समझिएगा। केस हमने ये कहा कि कोई एक यहाँ पे क्रोमोसोम्स है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई एक क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे एक जीन पाया जा रहा है ए, एक जीन पाया जा रहा है बी। ठीक है, इनके पास कितने जीन पाए गए, 2 जीन पाए गए। और यहाँ पे एक केस नंबर हम सेकंड भी आपको इसी वक्त समझाते जा रहे हैं। क्लियर? कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। केस सेकंड में हमारे पास क्या है, एक क्रोमोसोम्स हमने यहाँ पे बनाया, हमारे पास एक जीन यहाँ पे लिया ए और एक जीन यहाँ पे लिया बी। क्लियर? आप हमें बताइए इनके बीच की डिस्टेंस आपको क्या मिनिमम दिखाई दे रही है, क्या इनके बीच की जो डिस्टेंस है क्या मैक्सिमम दिखाई दे रही है? यानी ये जो जीन आपको दिखाई दे रही है, क्या ये लिंक्ड जीन है कि नहीं, दोनों के दोनों? बताइए। यानी हमने ये कहा कि जो डिस्टेंस है बिटवीन लिंक्ड जीन, जो डिस्टेंस है बिटवीन लिंक्ड जीन के, वो कैसे है बताइए, बहुत कम है। बोलिए बात सही है? यहां पे बताइए डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन कहां पे है बताइए, लिंक्ड जीन इनका डिस्टेंस कैसा है बताइए, ज्यादा है। क्लियर? आप हमें बताइए लिंक्ड जीन किस बात पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ इसकी क्या है। अगर बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस होगी लिंक्ड जीन के बीच में तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होगी। बोली बात सही है? यानी लिंक्ड जीन की डिस्टेंस अगर क्या है, बहुत ही कम है, तो इनकी स्ट्रेंथ क्या आपको नजर आती है, स्ट्रेंथ बात छोड़िए, अभी डिस्टेंस पे ही चल रहा है ना, फिर उसके ऊपर क्या क्रॉसिंग ओवर होगा, अरे बताइए,
इनके यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत ही मिनिमम होते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे पास पास में है, तो ये क्रॉसिंग ओवर किसी दूसरे से कर नहीं पाएंगे। क्लियर? यानी यहाँ पे क्या होता है, चलिए वही पुराना आइटम लिख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होती है बताइए? स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? बोलिए, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? इंक्रीज करेगी। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बताइए क्या होगी? यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बताइए क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। बोलिए बात सही है। अब हमें बताइए, अगर स्ट्रेंथ अगर घट गई और बढ़ गई तो क्या फर्क पड़ेगा? आप हमें बताइए। हमारे इनके बीच का लिंक क्या हो रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है। स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस है कि नहीं है? यानी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर की, क्रॉसिंग ओवर की, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लो होगा। कैसा होगा? लो होगा। और यहाँ पे बताइए फ्रीक्वेंसी कैसी होगी बताइए, क्रॉसिंग ओवर की हाई क्रॉसिंग ओवर होगी। बोली बात सही है? यानी यहाँ पे क्या है कि लो क्रॉसिंग ओवर होगा और यहाँ पे कैसा होगा, हाई क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस कहाँ पे हैं, इनमें या इनमें? रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, रिकॉम्बिनेशन जो फ्रीक्वेंसी है इनकी, ये कैसी हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर? जल्दी करिए। इन्हीं को हम टाइटली लिंक्ड जीन बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, टाइटली लिंक्ड जीन बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, टाइटली लिंक्ड जीन बोलते हैं। और इनको मैं क्या बोलूंगा बताइए? इनको मैं क्या बोलूंगा, लूजली लिंक्ड जीन बोलूंगा। क्लियर? क्लियर? क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हमने बताया था, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है। और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के किसमें, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में। क्लियर? फिर दूसरा पॉइंट हमने ये बताया कि किसी भी तरीके का क्रॉसिंग ओवर होने के लिए या रिकॉम्बिनेशन होने के लिए मुझे एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और उस एंजाइम का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स। ठीक है, फिर हमने ये कहा कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर मैंने समझाया, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज हमें पता चलनी चाहिए। ठीक है, कि हमने कहा कि दो जीन अगर आपस में क्या है, प्रेजेंट है, फिजिकल एसोसिएशन है, और फिजिकल एसोसिएशन के बाद उनके बीच का अगर बॉन्ड देखा जाएगा, ठीक है, या स्ट्रेंथ देखी जाएगी, मजबूती देखी जाएगी, तो किस बेसिस पे ये डिपेंड करता है, तो ये पहला डिपेंड ये करता है कि अगर दो जीन आपस में बैठे हुए हैं तो कोई तीसरा आकर के क्रॉसिंग ओवर ना करे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये भी बात याद रखना है कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस अगर कम होता है तो ऐसे जीन टाइटली लिंक्ड जीन कहलाते हैं। क्या बोला? अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है तो ऐसे जीन क्या कहलाते हैं, टाइटली लिंक्ड जीन कहलाते हैं। और उनके लिंकेज की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही हाई होती है। जहां पे लिंकेज की स्ट्रेंथ बहुत हाई हो गई तो क्या वहां पे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस है, बहुत ही कम होंगे। क्लियर? मिनिमम केसेस होते हैं। तो हमने ये कहा कि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या है, बहुत ही लो चांसेस है। ठीक है, फिर अगर क्रॉसिंग ओवर लो हो गया तो क्या रिकॉम्बिनेशन बन पाएंगे सही से, तो नहीं बन पाएंगे। तो इनकी रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी बहुत ही कम होती है, यानी यहाँ पे लो भी लिखा सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि जब दो जीन आपस में क्या होते हैं, बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, तो दूर दूर प्रेजेंट होने वाले जीन को हम क्या बोलते हैं, लूजली लिंक्ड जीन। क्लियर? लूजली लिंक्ड जीन किसे कहेंगे हमारे पास, जब दो जीन आपस में क्या है, दूर दूर प्रेजेंट है और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। क्लियर? अब जो दो जीन आपस में बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, क्या उनके स्ट्रेंथ जो लिंकेज की होगी वो कम होगी कि ज्यादा होगी, बहुत ही कम होगी। अगर दो जीन के बीच का जो लिंकेज है बहुत ही अगर स्ट्रेंथ उनकी कम हो गई तो क्या क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस है, तो 100% चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी होती है क्रॉसिंग ओवर की और हाई फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, रिकॉम्बिनेशन बनने की। यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं। हेडिंग डालते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर या स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। हेडिंग डालते हैं,
फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर, फैक्टर्स affecting of क्रॉसिंग ओवर। सिंपल तरीके से फैक्टर बताएंगे आपको, सारी चीजें समझ में आएंगी, आप खुद बोलेंगे। सुनेंगे जैसे क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर। हमने ये कहा कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिस फैक्टर की वजह से किसी भी दो जीन के बीच का लिंकेज कम हो सकता है या क्रॉसिंग बढ़ सकता है। क्लियर? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी दो जीन के बीच का लिंकेज बढ़ा सकते हैं या दो जीन के बीच का क्रॉसिंग ओवर घटा सकते हैं। क्लियर? कुछ हमारे पास फैक्टर होते हैं, हम आपको फैक्टर्स कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। एक तरफ हम सीरियल नंबर लिख दे रहे हैं, क्लियर, एक तरफ हमारे पास फैक्टर होगा, क्लियर, और एक तरफ हमारे पास क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। अगर मैंने यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर लिखा, उसका जस्ट अपोजिट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या लिख सकता हूँ, लिंकेज लिख सकता हूँ। क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज एक दूसरे के क्या है बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके का बनाया। क्लियर? अभी बनाना नहीं है आपको, ध्यान से सुनना है, एक साथ लिख लेंगे, नहीं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फैक्टर्स में हम सबसे पहला फैक्टर हम लेना चाहते हैं डिस्टेंस। क्लियर? आप हमें बताइए कि दो जीन के बीच के डिस्टेंस को अगर मैंने बढ़ाया, डिस्टेंस बिटवीन, अगर मैंने टू जीन, ठीक है, अगर दो जीन के बीच के डिस्टेंस को मैंने क्या किया, इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है? अगर मैं इनको इंक्रीज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इनको अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? क्रॉसिंग ओवर क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा। उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, लिंकेज। लिंकेज घटेगा कि बढ़ेगा, लिंकेज हमारा घट जाएगा। इसमें किसी को तकलीफ नहीं। ये पहला फैक्टर था। क्लियर? चलिए दूसरा फैक्टर हम देखते हैं। दूसरा फैक्टर हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास दो तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक यूक्रोमेटिन होता है और एक हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं। कभी नाम सुना है आपने? अगर हमारे पास यूक्रोमेटिन की बात करेंगे, ध्यान समझिएगा, यूक्रोमेटिन, तभी हम आपको सेल में पढ़ाया था हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, ये हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन है, फिर ये हमारे पास यूक्रोमेटिन है, फिर ये हमारे पास क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन है, फिर ये यूक्रोमेटिन। बोली बात सही है? कुछ ऐसा बताया था। ये वाले कैसे हेट्रो, ये वाले कैसे यूक्रोमेटिन, ये वाले कैसे हेट्रो, ये वाले कैसे हमारे पास यूक्रोमेटिन। बोली बात सही है? हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में हमने क्या बताया था कि यहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन में मैक्सिमम जितने भी जीन होते हैं या फिर हमारे पास एलील होते हैं, ये एकदम टाइटली लिंक्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है कि नहीं। जहां पे हाईली कंडेंस्ड होंगे तो वहां के जो जीन होंगे वो एकदम चिपके होंगे कि नहीं। अगर जहां पे बहुत ज्यादा चिपके होंगे तो वहां पे क्या क्रॉसिंग ओवर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है? यूक्रोमेटिन की बात करते हैं, यहाँ के जो जीन होंगे वो बहुत दूर दूर प्रेजेंट होंगे। अगर जो जीन के बीच की डिस्टेंस अगर बहुत दूर दूर आपको दिखाई दे रही है तो जाहिर सी बात है दो जीन के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, और जब बढ़ गई तो क्रॉसिंग ओवर हो गया। यानी यूक्रोमेटिन केस के दौरान हमारे पास क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज कर जाता है और लिंकेज क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज कर जाएगा। इसमें किसी को तकलीफ है? यूक्रोमेटिन का मतलब होता है कि लाइट स्टेन। ठीक है? जब हम क्या करते थे, वाल्टियर साहब ने स्टेनिंग की थी क्रोमोसोम्स की, तो स्टेनिंग करने के दौरान दो तरीके के हमें उलझे हुए फॉर्म मिले क्रोमोसोम्स के, एक हाईली कंडेंस्ड फॉर्म और एक लूजली कंडेंस्ड फॉर्म। जो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होता है उसको हमने क्या नाम रखा था, हेट्रोक्रोमेटिन, और जो बहुत लूज कंडेंस्ड था वो क्या था हमारे पास, यूक्रोमेटिन। हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता था, इनएक्टिव होता था, जबकि यूक्रोमेटिन क्या होता था, एक्टिव होता था। बोली बात सही है इतना? तो यानी यूक्रोमेटिन में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारे पास बहुत ज्यादा होती है, लिंकेज क्या हो जाती है, घट जाती है। चलिए हमें हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में बताइए। थर्ड फैक्टर हमें बताइए, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में। हेट्रोक्रोमेटिन हमारे पास यहाँ पर बहुत ही उलझे हुए फॉर्म होंगे, तो सारे के सारे जीन क्या होंगे, एकदम चिपके होंगे एक दूसरे से,
तो ये क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन क्या क्रॉसिंग ओवर हो पाएगी, होगी तो बहुत ही लो होगी, और यहाँ पे लिंकेज क्या होता है, बहुत ही स्ट्रेंथ उनकी बहुत ही हाई होती है। क्लियर, इसमें किसी को तकलीफ, जहां न समझ में आए तुरंत बोल दीजिएगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास फोर्थ फैक्टर में, एज। क्या आता है, एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ध्यान समझिएगा, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो रिकॉम्बिनेज की एक्टिविटी घट जाती है। रिकॉम्बिनेज एक्टिविटी क्या होती है बताइए हमारे पास, रिकॉम्बिनेज जो एक्टिविटी होती है वो घट जाती है। क्लियर। और जो रिकॉम्बिनेज की एक्टिविटी घट जाएगी तो क्या रिकॉम्बिनेशन हो पाएगा, नहीं, तो यानी रिकॉम्बिनेशन भी, क्रॉसिंग ओवर भी घट जाएगा और लिंकेज हमारी टाइट रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास, नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास चलिए देख लेते हैं, हम मेल एंड फीमेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम में हम एक तरफ मेल लिख लेते हैं, दूसरी तरफ फीमेल लिख लेते हैं। ठीक है, मेल क्रोमोसोम्स को जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्रोमोसोम्स बनाया, इस क्रोमोसोम्स का नाम एक्स है, ये एक क्रोमोसोम्स बनाया, इस क्रोमोसोम्स का नंबर वाई है। एक्स क्रोमोसोम इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, यानी एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वाई क्रोमोसोम से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है और लिंकेज हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है। क्लियर। और फीमेल के अंदर हमारे पास दोनों के दोनों कैसे क्रोमोसोम से बताइए, एक्स क्रोमोसोम से आपस में ही है, तो यहाँ पे जो लिंकेज होगा, क्लियर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाती है, घट जाती है, और यहाँ पे लिंकेज क्या हो जाता है हमारे पास, बढ़ जाता है। जल्दी करिए, रुकिए रुकिए, ये उल्टा हो गया है। ये नॉन होमोलॉगस आ गए ना। क्लियर, सुन रहे हैं। पहले हम मेल को देखते हैं। ठीक है, मेल के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ कुछ इस तरीके का। अगर मैं आपसे ये बोला कि हमें दो जीन के बीच की डिस्टेंस के बीच में क्या कराना है, क्रॉसिंग ओवर कराना है, एक्स और वाई के बीच में क्या कराना है, हमें क्रॉसिंग ओवर कराना है। क्लियर। अगर कोई भी एक्स वाई क्रोमोसोम्स में हम मान सकते हैं एक क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, क्लियर, और दूसरा क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक क्रोमोसोम्स अगर हमारे पास यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। क्लियर। अगर हम इसका रिलेटिव डिस्टेंस देखें, इनकी साइज देखें एक्स क्रोमोसोम्स, तो ये क्या है, बड़ी है, तो उसमें उस हिसाब से इसके बीच की डिस्टेंस हमारी इतनी आ रही है। क्लियर। बट एज रिलेटिव टू इनकी बात करेंगे तो इनका रेशियो कितना है, इतना है। इनके कंपेयर में इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, छोटा है कि नहीं है। यानी इनके कंपेयर में अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है सो है इतना ही। बट अगर किसी की हाइट अगर हमारे पास क्या है, बहुत ही कम है, क्लियर, उसमें अगर हमारे पास डिस्टेंस इतना आ रहा है तो जाहिर सी बात है रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, उनकी घट जाएगी। क्यों, क्योंकि ऐसे जीन क्या कहलाते हैं, टाइट लिंक्ड जीन कहलाएंगे। कैसे जीन कहलाएंगे, टाइटली लिंक्ड। जो डिस्टेंस यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है उतने में ही ये मिनिमम डिस्टेंस ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जो जीन होते हैं वो सब में तो एक जैसे ही रहेंगे ना। आप हमें बताइए एक सिंपल तरीके से, मैं यहां से लेकर के यहां तक हाइट है हमारी, तुमने कहा कि सर यहां से लेकर के यहां तक हम आपको 100 टुकड़ों में तोड़ देंगे। ठीक है, बड़े बड़े पीस आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर इनको काटेंगे तो बहुत छोटे छोटे पीस आएंगे। यानी इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गई, छोटी छोटी हो गई कि नहीं हो गई। टुकड़ा कितना है, 100 ही करना है। अब समझ आएगी टाइटली लिंक्ड क्या है। हमने ये कहा कि एक मार्किंग हमने यहां से यहां ली और इसको 100 टुकड़ों में ऐसे ऐसे करना है हमें। क्लियर। एक मार्किंग हमने यहां पे ली और इनको 100 टुकड़े में करना है, तो कैसे करेंगे।
क्योंकि नंबर ऑफ जीन तो कांस्टेंट होने हैं ना। अब हमें बताइए, अब किसके बीच के डिस्टेंस कम है? वाई की जीन की अगर डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? घट जाएगा, और ये ज्यादा तो था ही। क्लियर? एक्स में क्या है? डिस्टेंस बढ़ी, रिकॉम्बिनेशन आ गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, लिंकेज घट गया। यही समझाने का तरीका। क्लियर? रिलेटिव डिस्टेंस हमें देखना है साइज, ठीक है? एक्स क्रोमोसोम की जो साइज होती है वाई क्रोमोसोम से हमेशा ज्यादा होती है। क्लियर? और जीन तो हमेशा सीक्वेंस, जीन का सीक्वेंस, जीन के डिस्टेंस हर एक क्रोमोसोम्स में स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर? वही बात याद रखना है हमें। अरेंजमेंट ऑफ, हेडिंग डालते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन, अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। सुनिए, अगर जीन का अरेंजमेंट, अगर लिंक्ड जीन का अरेंजमेंट अगर हम समझ गए, क्लियर, मैक्सिमम चीजें समझ जाएंगे। क्लियर? कैसे? हम आपको समझा रहे हैं। जो अरेंजमेंट होता है किसी भी जीन का वो दो तरीके का होता है। जीन का अरेंजमेंट कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक होता है हमारे पास सिस अरेंजमेंट, या इसी को हम कपलिंग बोलते हैं, इनको या फिर हम क्या बोलते हैं? कपलिंग बोलते हैं। या इसी को हम दूसरे में टाइप्स में पूछा जाए तो एक ट्रांस बोलेंगे, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं? रिपल्सिव या रिपल्सन बोलते हैं। क्लियर? जरा इधर ध्यान से गौर से देखिएगा, ये हमने एक क्रोमोसोम्स बनाया, एक दूसरा क्रोमोसोम्स मैंने यहाँ पे बनाया। अगर यहाँ पे मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी रखा, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी रखा, क्लियर? इन दोनों के बीच में हमारे पास अगर क्या बोला कि इसका अरेंजमेंट जो है वो कैसा सिस है, यानी जितने भी हमारे पास डोमिनेंट एलील है या डोमिनेंट जीन है एक क्रोमोसोम पे और रिसेसिव वाले एक पे, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? सिस अरेंजमेंट। क्लियर? सिस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? कपलिंग। यानी जब भी होंगे ये कपल के फॉर्म में पाए जाएंगे तो दोनों के दोनों डोमिनेंट, नहीं तो दोनों के दोनों रिसेसिव। क्लियर? इनके लिखने का तरीका क्या होता है? ये हम क्रोमोसोम्स ऐसा बनाया, एक क्रोमोसोम्स हमने ऐसा बनाया, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? कैपिटल ए, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? स्मॉल बी। ये भी एक लिखने का तरीका है। क्लियर? दूसरा तरीका इनका अरेंजमेंट का तरीका हम ऐसे लिख रहे हैं। क्लियर? ऐसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी कैपिटल वाले आएंगे, क्लियर, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कैपिटल जहाँ पे लेटर आएगा डोमिनेंट एलील्स का, वहां पे हम प्लस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्लस लिख देंगे। और जहां पे कैपिटल आया वहां पे हमने क्या लिख दिया? प्लस लिख दिया। क्लियर? अब आपको समझना है कि यहाँ पे जितने भी स्मॉल वाले आएंगे एज इट इज लिख देना है इनको, कैपिटल स्मॉल ए लिखना है, यहाँ पे स्मॉल बी लिखना है। इसका मतलब हम क्या समझेंगे? कैपिटल यानी जो प्लस चिन्ह आपको बताया जाता है वो क्या बताया जाता है आपको? प्लस का मतलब डोमिनेंट एलील पाए जा रहे हैं ये रिसेसिव एलील के सामने। अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा जाए, कहीं पे भी क्या, हमेशा ऐसा ही कभी कभी पूछा जाएगा आपसे, इसका मतलब क्या समझेंगे? इसको डिकोडिंग करिए, डिकोड करिए, कैसा आएगा? कैपिटल ए, बोलिए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है। लिखने का तरीका यही होगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी। बात सेम ही है और 100% आपको ये दिखा जाएगा। ये बोल हमेशा क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? हमेशा क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा आपको? ऐसा PYQ देख लीजिए। क्लियर? मैक्सिमम आपको कैसे मिलेंगे? इस तरीके के लोग मिलेंगे। क्लियर? चलिए ट्रांस के बारे में बताएं। हमने ये कहा कि एक क्रोमोसोम हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे अगर हमने क्या लिया? कैपिटल ए लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया? स्मॉल बी लिया। दूसरा क्रोमोसोम्स अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे क्या लेता हूँ? स्मॉल ए, और यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ? कैपिटल बी। क्लियर? तो इसको लिखने का तरीका कैसे होगा बताइए? इसको लिखने का तरीका, एक क्रोमोसोम्स यहाँ पे बनाया, एक क्रोमोसोम्स यहाँ पे बनाया, कैपिटल ए के सामने हमारे पास सेवंथ लिख दिया क्या? नहीं, सही है ना?
यहाँ पे क्या लिखा है स्मॉल बी, यहाँ पे क्या लिखा है कैपिटल बी। लिखने का तरीका कुछ ऐसा किया, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल बी लिखेंगे, बोलिए बात सही है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे प्लस, और यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस। क्लियर? बट ये फर्क है, आपको क्या समझ में आ रहा है? नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि बी के सामने ये बी नहीं आया ना, समझे मेरी बात? यानी ये चिन्ह हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब क्रोमोसोम्स यहाँ पे कैपिटल बी लिखा, उसके सामने वाली एलील कैसी होगी? इन्हीं के जैसी होगी। यानी ये सिंबल ही हमारा गलत है। समझ आई बात? यानी हमारे पास क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके के होंगे, यहाँ पे कैपिटल ए, यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल बी। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये जीन लिंक्ड है ना, ये बात याद रखना है। क्लियर? अब इसको कैसे लिखेंगे बताइए? यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स बनाया, यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स बनाया, यहाँ पे क्या लिखा कैपिटल ए, यहाँ पे क्या लिखा हमने बताइए कैपिटल ए, और यहाँ पे क्या लिखा स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल बी। क्लियर? क्रॉसिंग ओवर करा के देख लीजिए। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कराइए तो क्या आएगा, ए के सामने यहाँ पे एक तरफ ए लिखेंगे, यहाँ माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बी लिखेंगे, यहाँ पे भी बी कहाँ लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बी की जगह पे यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर? हमेशा सिस और ट्रांस देखना है, हमें क्या देखना है, सिस और ट्रांस देखना है। जल्दी करिए। ट्रांस जैसे केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते थे, जब दो ग्रुप आपस में एक जैसे दिखे वो सिस है, और अलग अलग दिखे वो ट्रांस है। अच्छा सेम लिख दिया क्या? तुम लोग को बोलना चाहिए ना। क्लियर? जब दो ग्रुप अलग अलग नजर आए, क्या करें अलग अलग, जैसे यहाँ पे कैपिटल ए लिख दिया हमने। क्लियर? यहाँ पे हमने स्मॉल बी लिख दिया। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखा स्मॉल है, यहाँ पे क्या लिखा कैपिटल बी। समझ आई बात? अब इसका बनाइएगा, क्या आएगा कैपिटल है, यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल बी, यहाँ पे कैपिटल बी। क्रोमोसोम्स बनाया, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक तरफ स्मॉल ए, ठीक है, या कैपिटल बी, यहाँ पे हमने क्या लिखा स्मॉल बी लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। बोलिए बात सही है? यहाँ पे क्या लिखेंगे ए लिख दिया, यहाँ पे अगर ए लिखा है तो यहाँ पे पॉजिटिव। समझ आई बात? ये बी कैसा है रेसेसिव, उसके सामने क्या लिखेंगे डोमिनेंट, और अगर ये रेसेसिव उसके सामने डोमिनेंट। क्लियर? निगेटिव का हमें लिखना ही नहीं है, ये लिखना ही नहीं, बता तो रहे हैं। क्लियर? ये तो गलत ही बताया ना हमने। क्यों? क्योंकि निगेटिव हमें लिखना ही नहीं है, बी के सामने हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हमेशा रेसेसिव को मैं उसी लेटर से लिखूंगा, बट डोमिनेंट एलील को कैसे लिखूंगा प्लस लिखूंगा। ये बात याद रखना है बस। क्लियर? हमेशा क्या याद रखना है, डोमिनेंट एलील को हमेशा हम पॉजिटिव लिखेंगे बस। क्लियर? डोमिनेंट एलील को कैसे लिखेंगे पॉजिटिव। इसको दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं हम, इसको और किस भाषा में लिख सकते हैं, पहले मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान समझिएगा, ऐसा किया। अब ध्यान सुनिए, ए के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ए के जगह पे डोमिनेंट एलील की जगह मैं क्या लिखूंगा पॉजिटिव। क्लियर? उसके जस्ट सामने क्या है रेसेसिव, तो यहाँ पे मैं स्मॉल ए लिख दूंगा। क्लियर? बी के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, बी अगर क्या है बताइए रेसेसिव, तो मैं बी लिख दूंगा। ठीक है? उसके सामने क्या है डोमिनेंट, तो मैं क्या लिख दूंगा पॉजिटिव। ये भी मेरा सही है। समझ में आई मेरी बात? आगे बढ़े, चलिए इसका बनाइए। इसका बनाइए।
क्रोमोसोम्स का, इस क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट बताइए। क्या नहीं है? पेयर कर लीजिए ना। पेयर कैसे करेंगे? ऐसे लिखेंगे, एक तरफ ई, दूसरे तरफ हम क्या लिखेंगे? कैपिटल एफ जी, फिर उसके बाद एच, ऐसे कुछ होगा। बनाने के तरीके मैं बता रहा हूँ। ई के सामने क्या रखेंगे? प्लस, एफ क्या है हमारे पास? पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल एफ। समझ आई बात? जी हमारा क्या है? स्मॉल में, तो ये क्या आएगा बताइए? प्लस। समझे मेरी बात? एच क्या है? रेसेसिव, तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। हमेशा ऐसे ही याद रखना है। क्लियर? रेसेसिव को ध्यान में रख करके उसके सामने पॉजिटिव और उसके सामने निगेटिव नहीं रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हम हेडिंग डालते हैं टाइप ऑफ लिंकेज। हेडिंग डालते हैं हमारे पास टाइप ऑफ लिंकेज। अब ध्यान से सुनना है, यहां से सबसे खूबसूरत टॉपिक स्टार्ट होता है। क्लियर? पहला लिंकेज आता है टाइप में कंप्लीट लिंकेज। हेडिंग डालते हैं हमारे पास कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब 100% लिंकेज। क्या क्रॉसिंग ओवर होगा? अरे बोलिए, जहां पे कंप्लीट लिंकेज है तो क्या वहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा? नहीं। तो यानी नंबर 1 पॉइंट क्या लिखेंगे? क्रॉसिंग ओवर क्या होता है इनके अंदर? क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एब्सेंट। और ये भी बात याद रखना है हमें, आज तक कोई ऐसा कोई जीन नहीं है जिसका कंप्लीट लिंकेज हुआ हो। क्लियर? हाँ, कुछ ड्रोसोफिला में देखा गया है, कुछ जानवरों में देखा गया है। क्लियर? बहुत ही रेयर होते हैं ये। क्या होते हैं? बहुत ही रेयर। कंप्लीट लिंकेज वेरी रेयर, ये मान चलिए। क्लियर? बहुत ही कॉमन नहीं है। ऐसा कोई जीन नहीं जिसके बीच के डिस्टेंस ना हो, यानी पूरा टाइटली लिंक्ड कहीं जीन हमें नहीं पाए जाते। ठीक है? अगर टाइटली लिंक्ड पाए जाते तो क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं, वेरिएशन आता ही नहीं। समझे मेरी बात? चलिए, अब यहाँ पे मान चलते हैं एक सेल लिया हमने। ध्यान से देखिए, ये एक सेल लिया, इनमें दो तरीके के क्रोमोसोम्स बनाए हमने। दो तरीके के क्रोमोसोम्स बनाए, एक कैपिटल ए लिया हमने, एक कैपिटल बी लिया, एक हमने स्मॉल ए लिया और एक हमने स्मॉल बी लिया। क्लियर? जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो कितने तरीके के गैमेट बनेंगे? यहाँ पे दो तरीके के गैमेट बनेंगे। कौन कौन से गैमेट बनेंगे बताइए? एक क्रोमोसोम्स ऐसा, दूसरा क्रोमोसोम्स ऐसा, जिसके पास यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी हो, यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी हो। इतने तरीके के गैमेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे कंप्लीट लिंकेज के दौरान? क्लियर? जल्दी करिए। क्यों कंप्लीट लिंकेज के दौरान क्यों दो तरीके के गैमेट बने? क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर आपस में नहीं हो पाए। बात समझ आई? इनका क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन में दो ही तरीके के गैमेट बनेंगे। क्लियर? अगर यही गैमेट क्रॉसिंग ओवर हो गया होता तो चार तरीके के बनते हैं, दो पेरेंटल और दो नॉन पेरेंटल। ठीक है? क्लियर? ये तो पहला केस। दूसरा बताइए, ये एक सेल लिया हमने, यहाँ पे डिप्लॉयड सेल है तो दोनों क्रोमोसोम्स बनाए हमने। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी। कितने तरीके के गैमेट बनेंगे? कितने तरीके के गैमेट बनेंगे? अरे बोलिए, कितने तरीके के गैमेट बनेंगे? दोनों के दोनों कैपिटल और कैपिटल लिया है, कितने तरीके गैमेट? एक तरीके के ही गैमेट बनेंगे। यानी कुछ कुछ मोनो हाइब्रिड क्रॉस लग रहा है क्या आपको? बोलिए। चलिए, कुछ बातें बताइए, जितना बातें मैं आपसे पूछूं उतना बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? पहले मैं बता दूं, गैमेट पेरेंट से क्या हूबहू मिलते जुलते नजर आ रहे हैं? ये कैपिटल ए कैपिटल बी क्या इनसे मिल रहे हैं? ये 100% मैच कर रहे हैं कि नहीं पेरेंट से? क्या ये स्मॉल ए स्मॉल बी आपस में मैच कर रहे हैं पेरेंट से? 100% मैच कर रहे हैं। क्या ये जो गैमेट बना, गैमेट क्या हमारे पास 100% मैच कर रहे हैं? यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना है? 100%। ठीक है? चलिए दूसरा बताइए,
क्रॉसिंग ओवर के बारे में क्या ख्याल है? क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्रॉसिंग ओवर जब कंप्लीट लिंकेज मैंने बोल दिया तो क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं, एब्सेंट है तो कितना परसेंट? 0%। समझ आई बात? थर्ड पॉइंट हमें बताना है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बताइए। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बोलो 0। चलिए स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज 100%। क्लियर? इतना देखने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो कंप्लीट लिंकेज है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह। तो यानी हमें ये नोट डाल करके लिखना है, कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज बिहेव लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कंप्लीट लिंकेज बिहेव्स लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलिए एक क्वेश्चंस लिखें। कुछ समझ में आया? क्लियर? कुछ ये हमारे पास क्या दिए, क्रोमोसोम्स दिए गए हैं, ठीक है। ये 2n के कंडीशन में है। बताइए, पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, फाइंड द जीनोटाइप ऑफ गैमीट। गैमेट के जीनोटाइप बताइए, डिकोड करिए। चलिए कैपिटल की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस की जगह पे क्या लिखूंगा? कैपिटल ई। बोलिए, प्लस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच, स्मॉल ई, स्मॉल एफ। जी के सामने प्लस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल जी। एच की जगह पे कैपिटल एच। बोली बात सही है? अब हमने ये कहा कि हमारे पास ये एक सेल है, सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। एक ये सेल है, इस सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स बताइए? 2 क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम्स का हमारे पास देखेंगे तो कैपिटल ई, कैपिटल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच, ठीक है। एक का हमारे पास क्या? स्मॉल ई, स्मॉल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच। बोलिए ऐसा था। टाइप ऑफ गैमेट बताइए कितने तरीके के, जब कंप्लीट लिंकेज है तो, कंप्लीट लिंकेज है तो कितने तरीके गैमेट? 2 तरीके गैमेट। एक में कैसा? ई एफ स्मॉल जी एच। एक में कैसा? स्मॉल ई स्मॉल एफ कैपिटल जी कैपिटल एच। ये 2 तरीके के बनेंगे। क्लियर? जल्दी करिएगा, ये छोटा छोटा अभी पॉइंट बता रहे हैं आपको, बहुत आगे काम आएगा ये। क्लियर? अगर सारे जिन कैसे हैं, कंप्लीट लिंकेज है तो 2 तरह के गैमेट बनेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हमारे पास, इनकम्प्लीट लिंकेज। बन जाएगा ये। चलिए इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट लिंकेज। क्लियर? चलिए इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में ध्यान सुनेंगे। यहां पे क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? प्रेजेंट होगा अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है। हमें पता है कि इन दोनों के बीच में कंप्लीट लिंकेज नहीं है, तो क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं कि नहीं? आराम से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है?
दूसरा पॉइंट, वेरी कॉमन, ये बहुत ही कॉमन है, ये बहुत ही कॉमन है। क्लियर? क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होगा और बहुत ही कॉमन है। क्लियर? एग्जाम्पल बताएं। चलिए एग्जाम्पल में लिखेंगे हमारे पास, इधर देखिए, हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, ध्यान से। जैसे कोई एक सेल है, ठीक है, इस सेल्स के अंदर पहले क्या करेंगे, ये सेल्स दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्लियर? फिर ये आपस में क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कितने गैमेट बनेंगे, 4 तरीके के, इनकम्प्लीट में। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे एक सपोज दैट हमने क्या लिया, एक सेल लिया, इस सेल्स के अंदर हमने क्या किया, 2 तरीके के गैमेट लिए, 2 तरीके के गैमेट लिए। एक जगह मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी, एक जगह मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी, इतने तरीके के लिए। आपको पता होगा कि हमारे पास, ठीक है, मियोसिस होती है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, G1 S G2 ये सब फेजेस चलते हैं मियोसिस होने के लिए। सेल की ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले सेल का क्या होगा, ग्रोथ होगा। किस फेज में बताइए, सिंथेसिस फेज में। सिंथेसिस फेज में क्या होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन। तो यानी यहाँ पे जो सेल है, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, आपको कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। जो भी क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे हमें कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे और कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। क्लियर? समझ आई बात? अब नेक्स्ट पॉइंट हमें ये क्या करना है कि इनके बीच में डिवीजन कराने हैं। क्लियर? गैमेट बनाना है। तो गैमेट कितने तरीके के होंगे, तो क्या इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस हैं कि नहीं है? अरे बोलिए। जब मैंने बोल दिया कि कंप्लीट लिंकेज नहीं है, कैसा लिंकेज है बताइए, इनकम्प्लीट लिंकेज है। कैसा लिंकेज है बताइए, इनकम्प्लीट। अगर लिंकेज मैंने बोला तो इनकम्प्लीट लिंकेज के दौरान क्रॉसिंग ओवर चांसेस बनते हैं। तो कितने तरीके के गैमेट बनने के चांसेस होते हैं, आप बताइए कितने तरीके के गैमेट बनेंगे? 4 तरीके के। एक क्रोमोसोम्स कुछ ऐसा होगा कि कैपिटल ए कैपिटल बी वाला होगा, बोली बात सही है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी हमारे पास जो कैपिटल ए के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल बी आ जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो गया होगा। तो तीसरा सिचुएशन क्या बनती है, ये क्रोमोसोम्स के बारे में, ये एक स्मॉल ए है, इसके साथ क्या आ जाएगा, कैपिटल बी आ जाएगा। क्लियर? एक सिचुएशन ये बनती है हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी रहेगा जैसे था। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट, ए बी, ये कैपिटल ए स्मॉल बी, ये स्मॉल ए कैपिटल बी, ये कैसा है बताइए हमारे पास, स्मॉल ए स्मॉल बी। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पे मैंने इनकम्प्लीट लिंकेज बोला, तो यानी यहाँ पे क्या होने के चांसेस है, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के दौरान कितने तरीके के गैमेट बनेंगे, 4 तरीके के। ये जो हमें बताया जा रहा है ये कैसे हैं, पेरेंटल। ये कैसे हैं, पेरेंटल। पूछिए क्यों, पेरेंट्स से मैच कर रहे हैं ना। ये बताइए कितने हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, नॉन पेरेंटल। या नॉन पेरेंटल को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट में बोल सकता हूं। बोलिए मिक्स हुए हैं, कितना परसेंट मिक्स हुए हैं, कितना परसेंट मिक्स हुए हैं, 50%। आउट ऑफ 4 हमारे पास गैमेट में 2 गैमेट किससे मैच कर रहे हैं, पेरेंट्स से, 2 में मैच किसी से नहीं कर रहे हैं। यानी हमारे पास पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन कितनी बताई जा रही है, 50%। रिकॉम्बिनेंट कितनी हो रही है, 50%। यानी हमेशा ये बात याद रखना है कि जब भी इनकम्प्लीट लिंकेज होगा, कभी भी रिकॉम्बिनेंट जो होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा आएगा। इनकम्प्लीट लिंकेज के दौरान पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑलवेज ग्रेटर देन रिकॉम्बिनेंट। इस केस में हम सिंपल लिए हैं, तब हम बता रहे हैं ये हमारा डिजायर है, तब हम बता रहे हैं 50%। क्लियर? बाकी और भी अगर मिक्सिंग होती है तो पेरेंटल हमेशा ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेंट और घटते चले जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझेंगे अभी बना लीजिए फिर समझाते हैं।
ये कब की बात कर रहे हैं हम बताइए, ये कब की बात हो रही है? इफ क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट इन डिजायर्ड जीन, जो मैं चाह रहा हूं उस जीन के बीच का ना, क्लियर? डिजायर्ड जीन का क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, समझ आ रही मेरी बात? तब 50% बोल रहा हूं मैं। चलिए एक सिंपल सा और लास्ट इधर देखिएगा, एक सेल लिया मैंने, इधर देखिए एक सेल लिया, एक क्रोमोसोम्स यहाँ पे, दूसरा क्रोमोसोम्स यहाँ पे, ये कैपिटल है, कैपिटल बी, स्मॉल है, स्मॉल बी, ठीक। अब हमने ये कहा कि जब ये सिंथेसिस फेज में गया, किस फेज में गया? एस फेज में गया, तो एस फेज के दौरान हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ? इनका डुप्लीकेशन हुआ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के क्रोमोसोम्स मिले, कुछ इस तरीके के क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिले। बोली बात सही है? यहाँ पे क्या आया? कैपिटल है, यहाँ पे क्या आया? कैपिटल है, कैपिटल बी, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल बी। बोली बात सही है? अब मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं इफ, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट इन डिजायर्ड जीन के पास क्या एब्सेंट है? क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एक गैमेट यहाँ पे बनाया, दूसरा गैमेट यहाँ पे, तीसरा गैमेट यहाँ पे, चौथा गैमेट यहाँ पे, तभी 4 तरीके के। यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल है, कैपिटल बी, यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल है, कैपिटल बी, यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल है, स्मॉल बी, यहाँ पे क्या आएगा बताइए? स्मॉल है, स्मॉल बी। क्या सभी के सभी पेरेंटल हैं? यानी ये भी हमारे पास कैसे पेरेंटल, ये भी हमारे पास कैसे पेरेंटल, ये भी हमारे पास कैसे पेरेंटल, ये भी हमारे पास कैसे पेरेंटल। समझ आई बात? फर्क ये आता है कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर? क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में मैंने चाहा करा दिया, तो कितने तरीके के गैमेट? 4 तरीके के, जिसमें से 2 पेरेंटल। और अगर मैं 8 की बात करूं लिंक इनकम्प्लीट, तो दोनों में मैं बता रहा हूं ना। अरे बोलिए, इनकम्प्लीट लिंकेज तो दोनों में बता रहा हूं ना, एक में क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट करके, एक क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट करा करके। आउट ऑफ 8 में कितने पेरेंटल हैं? आउट ऑफ 8 में कितने पेरेंटल हैं? 6 हैं। यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना परसेंट? 6/8। 6/8 का मतलब 75%। क्लियर? नॉन पेरेंटल कितने हैं बताइए? 25%। 8 में से 2 हैं, तो कितने हो गए? 25%। चलिए यहीं पे लिखना स्टार्ट करते हैं तब। अब इतना बना लीजिए, फिर कंक्लूजन निकाल लेते हैं ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंक्लूजन। ये केस क्या था? 1 था। ये केस क्या है बताया हमारे पास? 2 है। ठीक है, 2 केस लिया हमने। चलिए इधर देखिएगा, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2। ठीक है, केस 1 और केस 2 से अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान समझिए। पहला पॉइंट, हमें ये बताइए पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? पेरेंटल गैमेट कितने हैं? 8 में से 6 हैं। चलिए, जो न्यू रिकॉम्बिनेंट आए हैं, न्यू गैमेट जो आए, ठीक है, न्यू गैमेट कितने आए हैं बताइए? 2 आए हैं। थर्ड पॉइंट हमें बताइए, परसेंटेज ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन के जो परसेंटेज है वो कितने हैं? पेरेंटल के कितने? 6/8 इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट आएगा? 75%। फोर्थ में हमारे पास बताइए परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन।
रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन में कितने आ रहे हैं ये बताइए। 2/8 कितना आएगा? 25%। क्लियर? इसका मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा रिकॉम्बिनेंट के बराबर होगा या ज्यादा होगा। बोली बात सही है? पहले केस में पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है? रिकॉम्बिनेंट्स के बराबर है। दूसरे केस में क्या है बताइए? दूसरे केस में पेरेंटल कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। इसका मतलब कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि जो पेरेंटल टाइप होते हैं, पेरेंटल जो टाइप होते हैं वो हमेशा या तो ज्यादा होंगे या तो बराबर होंगे। किससे बताइए? किससे? रिकॉम्बिनेंट से। पहले केस में क्या हुआ है बताइए? बराबर हुए हैं। और दूसरे केस में क्या हुआ है बताइए? ज्यादा है। क्लियर? तो ये पॉइंट हमेशा ये नीट में पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है आपसे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन है ये। क्लियर? पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन होते हैं हमेशा रिकॉम्बिनेंट के बराबर होंगे या तो ज्यादा होंगे। पहले केस में क्या बोला? बराबर होंगे। बराबर कब होंगे? जब डिजायर जीन का क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट हो गई तो क्या होगा? ज्यादा होंगे। क्लियर? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरीके से इनकम्प्लीट लिंकेज नहीं है, ठीक है, फिर भी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। समझ आ रही मेरी बात? कई बार ऐसा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज में भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। क्लियर? समझ आ रही बात? दूसरे केस में इनकम्प्लीट लिंकेज है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, फिर भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? लॉयल है बंदा। समझ आ रही बात? किसी से जुड़ नहीं रहा है, दूसरे से कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है। क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है? कई बार ऐसा होता है कि डिस्टेंस दूर होने के बावजूद भी तीसरे से रिकॉम्बिनेशन नहीं किया जा सकता। चलिए लास्ट रिमार्क और लिखेंगे। कितना पॉइंट हो गया था? 4-5 पॉइंट हो गए थे। चलिए आप हमसे अगर कोई जिंदगी में कोई पूछे आपसे मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट कब होगा, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है बताइए? मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? 50%। अरे बोलिए, समझ रही बात? कभी भी 50% से कम अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है तो समझिए कि ये गलत है। समझ आ रही बात? या तो ज्यादा होगा, सॉरी, या तो कम होगा या तो बराबर होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या समझेंगे? इफ ये कब होगा बताइए? व्हेन क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा बताइए? व्हेन क्रॉसिंग ओवर इज प्रेजेंट इन कहां? डिजायर्ड जीन। क्लियर? 50% होगा। रिकॉम्बिनेशन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही होती है। क्लियर? कोई भी बॉन्ड होता है 50-50% हकदार होते हैं सब लोग। क्लियर? 50% रिकॉम्बिनेशन ही होंगे। क्वेश्चंस बोले? चलिए एक क्वेश्चंस लिखेंगे, एक क्वेश्चंस लिखेंगे। चलिए सुनते हैं। चलिए सुन दे ध्यान से। एक ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया है जिसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी परसेंट बताई जा रही है? 30% बताई जा रही है। क्लियर? और आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इतने का बताइएगा। क्लियर? जीनोटाइप ऑफ इसका। क्लियर? ये क्या है? गैमेट है। क्लियर? इस गैमेट का क्या बताना है?
इस गैमेट का क्या बनाना है, जीनोटाइप बताइए। क्लियर? इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी होगी। चलिए पहला हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं, सॉल्यूशन पहली बार सॉल्यूशन हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग खुद बताइएगा। क्लियर? हमने ये कहा कि ये ऐसा दिया गया है, इसको डिकोड करिए। डिकोड कैसा होगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ठीक है? ऐसे सिचुएशन में किसी भी सेल्स के अंदर कितने तरीके के क्रोमोसोम्स, 2 तरीके के क्रोमोसोम्स। एक तरफ हमारे पास कैपिटल ए, कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी। बोली बात सही है? ऐसा बनाया। हमने ये कहा कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है इनकी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30%। क्लियर? इसका मतलब ये कंप्लीट लिंकेज है या इनकम्प्लीट? इसका मतलब ये क्या है, इनकम्प्लीट बोला। बोलिए, अगर 30 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर 0% होता फिर भी इनकम्प्लीट होता तो क्या क्रॉसिंग ओवर होती या ना होती? नहीं होती। ठीक है? इसका मतलब यहां पर अगर बोला जा रहा है कि इनकम्प्लीट है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी दे दिया, तो यानी क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा है, हो रहा है। ठीक है? यानी यहाँ पे क्या समझना है हमें कि अगर ये इनकम्प्लीट बोला गया तो यानी यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर जरूर होगा। तो हम मान चलते हैं इनके बीच में और इनके बीच में क्या कराया हमने, क्रॉसिंग ओवर कराया। तो क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद हमारे पास कितने तरीके के गैमेट बनेंगे। क्लियर? तो कितने तरीके के गैमेट बनेंगे, 4 तरीके के गैमेट बनने चाहिए। बोली बात सही है? पहला गैमेट बताइए कैसे, ये हमारे पास ये क्रोमोसोम्स, एक ये क्रोमोसोम्स, एक ये क्रोमोसोम्स, ये एक क्रोमोसोम्स। ठीक है? एक बार में हमने क्या लिखा, कैपिटल ए, कैपिटल बी। दूसरे बार में क्या लिखा बताइए, क्रॉसिंग ओवर हो गया होगा तो बी यहाँ पे आएगा, तो कैपिटल ए, फिर क्या आएगा, स्मॉल बी। एक बार जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर मान चलते हैं, तो बी कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, तो क्या आएगा, एक स्मॉल ए, स्मॉल बी। इसका क्या होगा, ए बी, ये क्या है, ए बी, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा। इतनी बात सबको समझ में आई? हमने ये बोला रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है बताइए, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30%। यानी ये कैसे हैं, पेरेंटल, ये कैसे हैं, पेरेंटल, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं बताइए, रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट कितनी बताई जा रही है आपसे बताइए, 30%। तो ये कितना, ये कितना, आपसे पूछा किसका जा रहा है, इसका। तो यानी प्लस और बी लिखा है। प्लस और बी का मतलब क्या समझेंगे, ये प्लस का मतलब कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी। इसका कितना आया, बोले बात सही है? किसी इंडिविजुअल का भी पूछ सकता है वो। क्लियर? समझ आई बात? कितना पूछा गया, प्लस का मतलब पॉजिटिव ए, ठीक है, स्मॉल बी। अच्छा ये भी तो है, कैपिटल ए स्मॉल, ये वाला भी ना। अगर ये ऐसा भी पूछा जा सकता था कि यहाँ पे स्मॉल ए प्लस, ऐसा भी तो पूछा जा सकता था। ठीक है? इसका भी कितना आएगा, 15%। ठीक है? हो गया। एक क्वेश्चन और लिखें, चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ये दिया है, क्लियर? इनका जो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन है, इनका जो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन है वो 20% है। कितना परसेंट है, आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ प्लस प्लस। आपको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ऑफ प्लस प्लस। यानी यहाँ पे परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन दिया है तो यानी क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर
प्रेजेंट होगा। बोली बात सही है? अब करके दिखाइए। पहले डिकोड कर लीजिए, ठीक है? डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसका देखते हैं, इसको डिकोड करिए जरा। ये कैपिटल सी, स्मॉल डी, स्मॉल सी, कैपिटल डी। बोली बात सही है? ऐसा था। कितने तरह के गैमेट बनेंगे? अगर हम ये सेल को बनाने चाहें, सेल को मैंने ऐसे बनाया, फिर यहाँ पे एक क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से, दूसरा क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से। बोलिए बात सही है? अब हमने क्या कहा कि एक तरफ कैपिटल सी लिखा है, दूसरे तरफ हमारे पास क्या आएगा? स्मॉल सी। एक तरफ हमने क्या लिखा है? स्मॉल डी लिखा है, और एक तरफ का मैंने कैपिटल डी। ऐसा ही था। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अगर हो गई तो कितने तरीके गैमेट? 4 तरीके के गैमेट बनेंगे। कौन कौन से बताइए? कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। बोली बात सही है? इतने तरह के गैमेट बनेंगे। आप हमें बताइए कि पेरेंटल कौन कौन से हैं, ठीक है? पेरेंटल कौन कौन से हैं? कैपिटल सी, स्मॉल डी क्या पेरेंटल है? अरे बोलिए। अब क्या है? कैपिटल सी, स्मॉल डी है, स्मॉल डी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, ये क्या हमारे पास पेरेंटल है? क्लियर? ये दोनों के दोनों क्या है बताइए? रिकॉम्बिनेंट है। ये दोनों के दोनों क्या है? रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है? 20। तो 10 में डिवाइड होगा। इनके पास 10%, इनके पास 10%, 20 इनके पास, तो 80 इनके पास, तो पेरेंटल में 40% इनके पास, तो 40% इनके पास। आपसे पूछा किसका जा रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव का, यानी हमारे पास कैपिटल सी, कैपिटल डी की बात की जा रही है, ठीक है? तो यानी क्या आएगा? कितना आ रहा है? 10%। क्लियर? हो गया। चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास, लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप हेडिंग हो गया हमारे पास, लिंकेज ग्रुप। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जितने भी जीन हैं, सब के सब वो लिंक्ड जीन कहलाते हैं। जितने भी लिंक्ड जीन है किसी न किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ऐसे कैरेक्टर को क्या बोलते हैं हम? लिंक्ड कैरेक्टर बोलते हैं। जितने भी लिंक्ड जीन है अगर नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहे हैं उनको लिंकेज में बोलूंगा। यानी लिंक्ड जीन आर कलेक्टिवली, ऑल कलेक्टिवली लिंक्ड जीन आर पासेस टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज लिंकेज। समझ बात? तो लिखेंगे हमारे पास एक बार डिफिनेशन लिंकेज का। लिंकेज का सिर्फ और सिर्फ डिफिनेशन लिखेंगे। क्लियर? लिखेंगे when all the genes present on same chromosomes are called as linked gene, are called as क्या कहलाएंगे? लिंक्ड जीन एंड कलेक्टिवली ऑल लिंक्ड जीन, कलेक्टिवली ऑल द जीन inherited to next generation is called as linkage। समझ बात?
जब सभी के सभी लिंक्ड जीन है जो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं उसको मैं क्या बोलता हूं? लिंकेज बोलता हूं। ठीक है, हो गया। अब हेडिंग डालते हैं हमारे पास लिंकेज ग्रुप। अब लिंकेज ग्रुप, वो लिंकेज की डिफिनेशन थी। ठीक है, लिंकेज ग्रुप की डिफिनेशन लिखेंगे, व्हेन ऑल द जीन आर present in same homologous chromosome pair or haploid chromosome. When all the genes which are present on same homologous pair या haploid chromosome, haploid number of chromosome कर लीजिएगा। ठीक है, haploid number of chromosome form linkage group। यही क्या बनाता है? लिंकेज ग्रुप बनाता है। एग्जाम्पल ध्यान से समझेंगे, लिंकेज ग्रुप क्या है। लिंकेज ग्रुप का एग्जाम्पल हमारे पास ध्यान से देखिएगा, एक तरफ हमारे पास वही सीरियल नंबर, एक तरफ हमारे पास ऑर्गेनिज्म, एक तरफ 2n, एक तरफ n, एक तरफ लिंकेज ग्रुप। क्लियर? पहला हमारे पास आता है ऑर्गेनिज्म में ड्रोसोफिला। सुनिएगा ध्यान से, ड्रोसोफिला का 2n इज इक्वल टू कितना था? 14 कि 8 था? 8 था। 2n इज इक्वल टू इनका 8 था। हेप्लॉइड कितने? n, या तो फिर कितने होमोलॉगस क्रोमोसोम? पेयर में। पेयर का मतलब 2n, यानी ये कितने पेयर में है बताइए? 2n मतलब पेयर में ना। या फिर मैं क्या से लिखूंगा, या फिर हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हेप्लॉइड नंबर में कितने हैं? n का मतलब कितना? n का मतलब कितना? 4। लिंकेज ग्रुप कितने फिर? 4। ठीक है, या तो पेयरिंग काउंट करिए, कितने पेयर में पाए जा रहे हैं, तो 4 पेयर में पाए जाते हैं। क्लियर? हमारे पास कितने पेयर में पाए जाते हैं? 4 पेयर में पाए जाते हैं, यानी 8 क्रोमोसोम होते हैं इनके पास। क्लियर? चलिए पी प्लांट का बताइए, पी प्लांट का बताइए कितना होता है? पी प्लांट में 2n इज इक्वल टू कितना? 14, n इज इक्वल टू कितना? 7। लिंकेज ग्रुप कितना? 7। थर्ड हमारे पास आता है क्या? ह्यूमन बींग्स। अगर आपसे कुछ पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे कोई पूछे ह्यूमन का बताइए कितना होता है, तो 23 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं पेयर में। क्लियर? या फिर मेल एंड फीमेल का बोल दे तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मेल की बात करेंगे और फीमेल की बात करेंगे, तो फीमेल में हमारे पास 22 क्रोमोसोम्स तक तो वही इतने ही आते हैं। यहाँ पे एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, एक्स एंड वाई। क्लियर? यानी यहाँ पे क्या होगा कि लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे बताइए? यहाँ पे 24 हो जाएंगे। बोले बात सही है? और जबकि यहाँ पे फीमेल में क्या होते हैं? 23 पेयर में पाए जा रहे हैं, यानी 2n इज इक्वल टू कितना बताइए? 23। तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा बताइए हमारे पास? सॉरी, 2n इज इक्वल टू 46 होते हैं ना। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे 22 पेयर यहाँ पे प्लस एक्स वाई थे ना, तो कितने हो गए थे? 46 यहाँ पे भी होंगे। क्लियर? बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेयर की बात करेंगे तो 23 यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे 23। ये बात हमेशा याद रखनी है हमें। क्लियर? मेल के अंदर लिंकेज ग्रुप एक बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये काउंट करना हमें। क्लियर? क्या काउंट करना है?
हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स बढ़ गए कि नहीं मेल में, वही एक बढ़ जाता है, ठीक है। हेडिंग डालिएगा जेनेटिक मैप, लिंकेज मैप, क्रोमोसोमल मैप। ये 5 स्टार लगा करके टॉपिक डालिएगा। क्लियर। 22 पेयर का मतलब क्या है, 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स के होते हैं, प्लस एक एक्स क्रोमोसोम्स बढ़ता है, एक वाई बढ़ जाता है ना, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो गए? ये 20, अगर एन हैप्लॉइड स्टेज में आएंगे तो कितने आएंगे? 22 आएंगे ना हैप्लॉइड में, बोलिए। फिर ये कैसा हैप्लॉइड में, ये भी कैसा हैप्लॉइड में, टोटल कितने हैप्लॉइड? 24 हैप्लॉइड होते हैं कि नहीं फिर? जबकि यहाँ पे फीमेल के केस की बात करेंगे तो फीमेल के केस में क्या होता है, 22 पेयर में होते हैं क्या हमारे पास, 22 पेयर में क्या होते हैं ऑटोसोम्स। अगर ये हैप्लॉइड स्टेज में आएंगे तो कितने आएंगे? 22 आएंगे, प्लस एक्स एक्स होते हैं तो ये भी हैप्लॉइड में आएंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स आएगा, तो कितना आ जाएगा टोटल? 23। क्लियर। यही बात याद रखना है हमें, समझ रहे मेरी बात? ये नहीं रिकॉम्बिनेशन, ये किस बात पे करती है डिपेंड, लिंकेज पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर किसी भी दो जीन के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है, तो ये जीन क्या कहलाएंगे? टाइटली लिंक्ड कहलाएंगे, और उनके बीच में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाता। अगर दो जीन के बीच के डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ाते जाऊंगा तो लिंकेज क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। क्लियर। सेम यही बात होती है कि जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपका बॉन्ड टूटना तय है, समझ रहे मेरी बात? इसलिए डिस्टेंस मेंटेन बनाए रखिए। क्लियर। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि लिंकेज के बाद हमने लिंकेज ग्रुप पढ़ाया। लिंकेज ग्रुप का मतलब हमने क्या बताया कि जितने भी जीन प्रेजेंट है हमारे पास क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे, और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये क्या होने चाहिए? पेयर में होने चाहिए, या तो फिर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जोड़ेंगे हम। क्लियर। तो यहाँ पे पेयरिंग वाला भी मैंने बता दिया और हैप्लॉइड वाला कंडीशन भी बता दिया। हैप्लॉइड को ही देख करके हम लोग बता देते कितने लिंकेज ग्रुप हैं। क्लियर, समझ रहे मेरी बात?